चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो हीटर हैं, उनकी वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवाट और 2 किलोवाट दे रखी है। वोल्टेज रेटिंग नहीं दे रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे कि दोनों हीटर एक ही कंट्री में बन रहे हैं। एक ही कंट्री में बन रहे हैं मतलब दोनों की वोल्टेज रेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेम है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग अलग अलग है। तो पता होगा कि ये वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो हीटर के रेजिस्टेंस के लिए दी होती है। बस रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद इसको भूल जाएंगे। और वही पढ़ा होगा कि वोल्टेज रेटिंग से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना, वही पावर कंज्यूम P इक्वल वी स्क्वायर अपन आर, तो R इक्वल वी स्क्वायर बाय P। मतलब सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी बल्ब या हीटर का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाय P मतलब वोल्टेज स्क्वायर ओपन वोल्टेज। अब बताओ, एक ही कंट्री में बने हुए मतलब वोल्टेज रेटिंग तो सेम है। वोल्टेज रेटिंग सेम है मतलब इस बार हीटर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज रेटिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बस तुम देख के बताओ कि इस बार, है ना, देख के बताओ कि इस बार दूसरे के कंपैरिजन में जो पहला हीटर है उसकी वोल्टेज रेटिंग आधी है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली रेजिस्टेंस डबल होगा। मतलब इस हीटर का रेजिस्टेंस R हो तो इस हीटर का रेजिस्टेंस 2R होगा। तो बस कहने का मतलब है कि फर्स्ट हीटर का रेजिस्टेंस 2R, सेकेंड का R है। तो देखो पहले केस में हमने क्या किया कि दोनों हीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया है और उसको अपने इंडियन प्लग से मतलब मेन लाइन से जोड़ दिया है ना। मतलब कहने का मतलब है कि V वोल्टेज के सोर्स से जोड़ दिया है। यहाँ लिखा है फिक्स पावर सोर्स, उसकी जगह फिक्स वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। इनकी भावना ही है ना। तो पहले केस में दोनों हीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया है और इसको अपने इंडियन प्लग मतलब मेन लाइन से जोड़ दिया है, मतलब V वोल्टेज के सोर्स से जोड़ दिया है। तो फर्स्ट केस में, है ना, फर्स्ट केस में टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे वो देखना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट केस में दोनों हीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, मतलब फर्स्ट केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2 मतलब 3R। तो फर्स्ट केस में टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे V स्क्वायर ओपन R इक्विवेलेंट मतलब V स्क्वायर ओपन 3R। सेकेंड केस में देखो तो वही सेकेंड केस में क्या किया है कि दोनों हीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया है और इनको भी फिर मेन लाइन मतलब V वोल्टेज के उसी सोर्स से जोड़ दिया है। और सेकेंड केस में दोनों टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बताओ इस बार दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 R2 ओपन R1 प्लस R2। तो R1 R2 ओपन R1 प्लस R2 करेंगे तो इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R बाय 3। तो बताओ इस बार दोनों टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे V स्क्वायर ओपन R इक्विवेलेंट की जगह 2R बाय 3। बस पूछ रहे हैं कि दोनों केस में टोटल पावर कंज्यूम का रेशो क्या होगा, तो उसके लिए दोनों का डिवाइड कर लेना। लेकिन फालतू इतना लिखने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि दोनों को सेम वोल्टेज सोर्स से जोड़ा है तो इस बार पावर कंज्यूम सिंपली V स्क्वायर ओपन R होगी ना, या दो बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट। तो दोनों में कंबाइन फॉर्म में बोल सकते हैं कि टोटल पावर कंज्यूम V स्क्वायर ओपन R इक्विवेलेंट होगी। सेम वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है मतलब V स्क्वायर कांस्टेंट है तो इस बार टोटल पावर कंज्यूम R इक्विवेलेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो P1 बाय P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट 2 ओपन R इक्विवेलेंट 1। तो बस R इक्विवेलेंट 2 तो कितना है 2R बाय 3 और R इक्विवेलेंट 1 कितना है 3R। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाय 9, तो पावर कंज्यूम का रेशियो 2 बाय 9। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ किस टाइप से चेंज करे उसका ग्राफ दे रखा है ना। तो बस हमको देखना है कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो बस हमको अच्छे बताए कि बताओ एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है dv बाई dt, जहाँ dv बाई dt को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं vt ग्राफ का स्लोप। बस सिंपली हम vt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे
वही एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक वीटी ग्राफ का स्लोप देखते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ऊपर जाने वाली स्ट्रेट लाइन है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट तो होगा, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। वीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। तो हम बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है ना, बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। उसके बाद बताओ इस वाले पार्ट में बताओ, ग्राफ बिल्कुल सो ही गया है, मतलब इसमें इस वीटी ग्राफ का एक्स एक्सिस से एंगल 0 तो स्लोप 0 होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 का 0 ही रहेगा। और उसके बाद इस वाले पार्ट में देखना, तो इस वाले पार्ट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन नीचे जाने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट तो होगा, लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो बस वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगा। इस टाइप से ग्राफ रहेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1। हाँ बच्चों, 48 क्वेश्चन देखना। तो इसमें हमको दे रखा सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में पूछा है। तो पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बेसिकली कितना होता है? 2π√L/g। तो देखो हमने क्या किया है कि एक तो सिंपल पेंडुलम का मास 3 टाइम्स कर दिया है, लेकिन हमको पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पेंडुलम के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास कितना भी टाइम्स कर दिया उससे टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए किया है, ठीक है ना। लेकिन लेंथ आधी कर दी, इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड कितना टाइम्स हो जाएगा? पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√L/g। 2π भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड √L पे डिपेंड करेगा। बस हमने क्या कर दिया है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ आधी कर दी है, तो बस लेंथ 1/2 टाइम्स कर दिए, तो इसका टाइम पीरियड √1/2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको है ना x/2 टाइम्स की फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड करेंगे, तो टाइम पीरियड कितना टाइम्स हो जाएगा? √2/2 टाइम्स हो जाएगा। और क्वेश्चन दे रखा है कि टाइम पीरियड x/2 टाइम हो गया है, तो x का काम कौन करेगा? √2। तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें हमको दे रखा है कि अर्थ जैसा कोई सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट जिसका मास m और रेडियस कैपिटल आ रहे हैं। अब स्मॉल m मास का कोई छोटा सैटेलाइट है जो शुरू में अर्थ की सरफेस के ऊपर चुपचाप रुका हुआ है। रुका है मतलब इसकी वेलोसिटी अभी तो बिल्कुल 0 है। हाँ, अब इस सैटेलाइट को है ना, इस सैटेलाइट को अर्थ से हमको किसी सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है। लिखा हुआ ना कि सैटेलाइट को अर्थ से किसी सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है, और जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी अर्थ सरफेस से हाइट 2r है ना, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी अर्थ सरफेस से हाइट 2r है, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? 3r। मतलब कहने का मतलब है कि इस सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से 3r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो देखना है। तो बताओ, शुरू में सैटेलाइट अर्थ की सरफेस पर चुपचाप बैठा हो, इसको इनिशियल मान लेते हैं, और फाइनली इसको 3r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करें, इसको फाइनल मान लेते हैं। तो बस इनडायरेक्टली पूछा है कि इस सैटेलाइट को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक लाने में हमको या एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क या कितनी एनर्जी देनी होगी, वो देखना है। तो कई मूर्ख लोग तो क्या करते हैं कि हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल जाएगा, ऐसा सोचते हैं, लेकिन इस बार ये गलत है। बताओ, इस बार अर्थ की है ना, इस बार सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस चेंज करिए तो पोटेंशियल भी चेंज करेगी, लेकिन साथ में स्पीड चेंज करिए तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगी।
तो इस बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज करेगी। तो इस बार हम जितना ही वर्क करेंगे वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में जी इंक्रीज इन टोटल एनर्जी में जाएगा। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों चेंज करिए। तो इस बार हम जितना ही वर्क करेंगे वो कुछ तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, कुछ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। मतलब इस बार हम जितना ही वर्क करेंगे वो इंक्रीज इन टोटल एनर्जी में जाएगा, और इंक्रीज इन टोटल एनर्जी को टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार हम जितना ही वर्क करेंगे इंक्रीज इन टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। चलो पहले टोटल एनर्जी फाइनल, तो बताओ फाइनली तो ये बिल्कुल स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और ये तुमने पढ़ा होगा कि स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तब तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, सिंपली माइनस GM1m2/2r। तो फाइनली स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो फाइनल टोटल एनर्जी तो कितनी होगी, माइनस GM1m2/2, और r इसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस 3r माइनस। अब इनिशियल टोटल एनर्जी, तो इनिशियली तो सैटेलाइट चुपचाप रुका हुआ है, तो इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी अलग निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी अलग। तो होता स्टार्टिंग में सैटेलाइट चुपचाप रुका है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी तो होता अर्थ के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस GM1m2/r। तो माइनस GM1m2 अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r। इसको सॉल्व कर लोगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 5/6 GM1m2/r। हमको इतना वर्क है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि इधर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और उसके पास कोई सॉलिड शीट रखी हुई है, फिर उसमें अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमको पूछा है कि किस केस में उस प्रोसेस को करने के लिए हमको अपनी ओर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, वो देखना है। चलो पहले ए पार्ट देखना। तो देखो ए पार्ट में हमको दे रखा है कि जो शीट है वो मैग्नेटिक है ना, मतलब फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैसी भी हो सकती है, लेकिन शीट मैग्नेटिक है। तो बस शीट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास रोके रखने के लिए हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, वो देखना है। तो कॉमन से बोल सकते हैं कि शीट अगर मैग्नेटिक हो तब तो उसको रोके रखने के लिए हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो पहले केस में मान लेते हैं कि शीट फेरोमैग्नेटिक है, जैसे आयरन की बनी है। तो हमको पता है कि फेरोमैग्नेटिक होगी शीट, तो ये मैग्नेट की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी, है ना। फेरोमैग्नेटिक होगी तो मैग्नेट की ओर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा। अब अट्रैक्शन के बावजूद भी शीट को उसी पोजीशन पर होल्ड रखना है या रोके रखना है, तो उसके लिए हमको अपनी ओर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। F मतलब फोर्स अप्लाइड बस। तो बस अट्रैक्शन के बावजूद भी शीट को उसी पोजीशन पर रोके रखने के लिए हमको अपनी ओर से कुछ फोर्स ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना होगा, तो हमको कुछ फोर्स लगाना होगा। चलो अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक, अब मान लेते हैं कि जो शीट है वो पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक होगी तो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगी, लेकिन बहुत हल्की सी अट्रैक्ट होगी। तो बताओ इस बार भी इसको रोके रखने के लिए हमको भी भले ही थोड़ा सा लेकिन फोर्स लगाना पड़ेगा। और चलो तीसरे केस में ठीक है ना, हाँ तो चलो तीसरे केस में मान लेते हैं कि अब ये जो प्लेट है वो डायमैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दुश्मन है। तो बताओ अगर ये प्लेट डायमैग्नेटिक होगी तो मैग्नेट की ओर थोड़ी सी रिपेल होगी, तो इस बार इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, तो पीछे की ओर होगा। तो बताओ इस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद भी शीट को उसी पोजीशन पर रोके रखने के लिए हमको अपनी ओर से आगे की ओर फोर्स लगाना होगा। मतलब पक्का है कि शीट चाहे पैरामैग्नेटिक हो, डायमैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो, अगर मैग्नेटिक हो तो शीट को उसी पोजीशन पर रोके रखने के लिए हमको अपनी ओर से कुछ फोर्स लगाना होगा। तो ए ऑप्शन में तो लगाना होगा, लेकिन बी ऑप्शन में दे रखा है कि शीट नॉन मैग्नेटिक है ना। तो बता नॉन मैग्नेटिक हो तब तो मैग्नेट को की ओर न तो अट्रैक्ट होगी और न रिपेल होगी, तब इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं होगा।
तो उसको रोके रखने के लिए हमको भी कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन में तो हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, बी ऑप्शन में हमको अपनी ओर से कोई फोर्स नहीं लगाना होगा। सी ऑप्शन देखना, ठीक है, तो सी ऑप्शन दे रखा है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और उसके पास जो सॉलिड प्लेट रखी है वो कंडक्टिंग है, मतलब मेटल की बनी है ना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास जो प्लेट है वो कंडक्टिंग मेटल की बनी है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको पकड़ करके कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर ले आ रहे हैं, लिखा है ना कि इस मेटेलिक शीट को पकड़ करके कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर ले आ रहे हैं। तो बस आराम से बताओ कि इस कंडक्टिंग प्लेट को कांस्टेंट वेलोसिटी दूर ले आए तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मतलब इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और मेटेलिक कंडक्टिंग है तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, है ना। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो इंड्यूस ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन भी देख सकते हो। बताओ, मान लेते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास है, तो बताओ इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पीछे की ओर होगा ना, तो उसके कारण जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो बस बताओ, इसको प्लेट को दूर ले आ रहे हैं ना, दूर ले आएंगे तो इस डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, तो इस प्लेट में करंट या ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा जो इस फ्लक्स को बढ़ाने का ट्राई करे, और तब बढ़ाने के लिए इसको अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा, और तब खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए करंट ऐसी बहानी होगी, तो इसमें करंट ऐसी बहेगी, इस डायरेक्शन में करंट बहेगी। लेकिन ध्यान रखना कि केवल कोई सर्कुलर रिंग नहीं है, पूरी सॉलिड प्लेट है, सब जगह कंडक्टिंग पार्ट है, तो सब जगह ऐसी करंट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये कोई रिंग नहीं है बल्कि कंडक्टिंग सॉलिड प्लेट है, तो सब जगह ऐसी करंट प्रोड्यूस होगी, मतलब पूरी प्लेट में ऐसी कॉन्सेंट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। और पता होगा कि सॉलिड प्लेट में से जो कॉन्सेंट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है उसको एडी करंट बोलते हैं। तो बस कूटनीतिक शब्दों में बोल सकते हैं कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर दूर ले आएंगे तो इस प्लेट में एडी करंट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो एडी करंट तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन साथ में, है ना, एडी करंट प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण इस पर, मैग्नेट के कारण इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखनी है तो डिटेल में देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इस प्लेट पर लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी अपना लेंस लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो बस तुम बताओ कि भले कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन इस प्लेट को मैग्नेट से दूर ले आ रहे हैं ना, तो बस प्लेट को मैग्नेट से दूर ले आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो प्लेट के दूर जाने का अपोज कर सके। दूर जाने का अपोज कर सके मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको मैग्नेट की ओर पास लाने का ट्राई करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो पास बुलाने वाला होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पास बुलाने वाला ऐसा लगेगा। अब बताओ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बावजूद भी इस प्लेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है, तो उसके लिए जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है उसको कैंसिल करने के लिए एग्जैक्टली उतना ही फोर्स हमको अपनी ओर से लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना होगा। तो बस प्लेट कंडक्टिंग होगी, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हमको अपनी ओर से कुछ फोर्स लगाना ही होगा। तो बताओ, ये जो सी ऑप्शन है इसमें भी हमको अपनी ओर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। और डी ऑप्शन देखना, तो डी ऑप्शन में सेम वही सिचुएशन है, लेकिन इस बार जो प्लेट है वो बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग है और साथ में नॉन पोलर है ना। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बोल सकते हैं जैसे इस बार मेटल की शीट नहीं है, लकड़ी की शीट है। तो बस तुम बताओ कि इसको दूर ले आएंगे ना, तो बताओ मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, तो इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है मतलब इसमें चार्जेस टाइटली बंधे हुए हैं या फेविक्विक से चिपके हुए हैं, तो इसमें ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन चार्जेस टाइटली बंधे हुए हैं। नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा ही नहीं, मतलब इस बार इस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हमको भी अपनी ओर से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन में हमको अपनी ओर से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो बस ए और सी
इन्हीं दो ऑप्शन में हमको अपनी ओर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ए और सी, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। तो सिंपल टाइप से देखें तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी कोई अपनी डेढ़ बुद्धि लगा करके पता नहीं कॉम्प्लिकेट थिंकिंग करे तो हो सकता है कुछ और आंसर हो। बाकी जो सिंपल थिंकिंग है उससे तो फोर्थ आंसर ही आई थिंक एनटीए के जो लोग हैं वो भी फोर्थ आंसर को ही करेक्ट मानेंगे। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और ज़रा कॉम्प्लिकेट थिंकिंग नहीं, सिंपल थिंकिंग का यूज़ करें तो आंसर इजीली आ जाएगा।